हाँ सर। हाँ चलो ठीक है, मैं भेज दूंगा। तो प्रश्नावली और इंटरव्यू शेड्यूल, ये दोनों चीजें शोध में प्राथमिक तरीके से जब हम तथ्यों का संकलन करते हैं तो उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्नावली तो हम फिर से शुरू करते हैं क्वेश्चन आयर और इंटरव्यू शेड्यूल। तो मैं ये बता रहा था कि जब हम प्राथमिक स्रोतों से डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं तो प्रश्नावली उसका बहुत ही महत्वपूर्ण टूल होता है और इसके माध्यम से हम जो है इकट्ठा करते हैं। हम सामान्य तरीके से कल भी हमने पढ़ा था कि प्रश्नावली क्या होती है, थोड़ा सा हम जान लें कि प्रश्नावली क्या होती है। प्रश्नावली जो होता है प्रश्नों का संरचित समूह होता है जिसे डाक द्वारा भेजा जाता है या कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है। गुड्डे हार्ट कहते हैं एक प्रारूप का प्रयोग करते हुए विविध प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त करने की युक्ति जो उत्तरदाता द्वारा स्वयं भरी जाती है। गुड्डे हार्ट का कहना है कि बहुत सारे प्रश्नों की एक युक्ति होती है और ये प्रश्न जो है उत्तरदाताओं को भेजा जाता है, उत्तरदाता इसको अपने आप भरते हैं। लुंडबर्ग कहते हैं कि मूल रूप से प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक समूह है जिसे साक्षर लोगों को इन प्रेरणाओं के तहत अपने मौखिक व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यानी मौखिक रूप से जो हम उनके व्यवहार को समझना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रश्नावली बनाते हैं और उस प्रश्नावली को उनके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। विलियम जी कहते हैं बड़ी संख्या में व्यक्तियों में सीमित जानकारी प्राप्त करने का एक सुविधाजनक तरीका है। हमारे पास बहुत बड़ा यूनिवर्स जब होता है, बहुत बड़ी इकाई होती है और हम पूरे यूनिवर्स का अध्ययन नहीं कर पाते हैं और उसकी एक छोटी सी इकाई चुनते हैं, उसका अध्ययन हम करते हैं, तो उसके लिए हम प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। तो सुविधाजनक तरीके से, जिससे कि हम उस छोटी इकाई का अध्ययन करके और उस बड़े समग्र के बारे में निष्कर्ष निकाल सकें। कुछ प्रश्नों के जवाब देने के लिए विभिन्न लोगों को दिए गए प्रश्नों का एक सेट होता है प्रश्नावली। ये जो है बोगार्डस की परिभाषा है। बोगार्डस कहते हैं कुछ सवालों के जवाब देने के लिए विभिन्न लोगों को दिए गए प्रश्नों का एक सेट प्रश्नावली कहलाता है। तो ये हम कल भी पढ़ चुके थे और ये आप जानते भी हैं कि प्रश्नावली का मतलब होता है प्रश्नों का एक समूह जिसका उद्देश्य उनकी प्रतिक्रिया किसी भी समस्या के संबंध में जानने के लिए लिया जाता है। तो ये प्रश्नावली होती है। हमारे सामने कुछ अध्ययन की कुछ इकाइयां होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं के संबंध में हमारे पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों का समाधान हम चयनित समूह से करना चाहते हैं और उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। तो प्रश्नावली की उपादेयता क्या है, ये भी, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी। संक्षेप में मैं इसको रिकैप कर देता हूं, दोहरा देता हूं। जब किसी बड़े समग्र का अध्ययन अपेक्षित हो तो हमें प्रश्नावली की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई ऐसा समग्र है जिसमें 2 लाख लोग निवास करते हैं, 2 लाख उत्तरदाता हैं, 2 लाख जनसंख्या वहां की है और उस पूरी जनसंख्या का, पूरे समग्र का अगर हमें उनकी मनोवृत्ति, उनकी अभिवृत्ति का अध्ययन करना होता है तो हम उनका एक छोटा सैंपल लेते हैं और उस सैंपल के लिए प्रश्नों की सूची तैयार करते हैं और उस प्रश्नों की सूची के माध्यम से हम उनकी अभिवृत्ति को जानने का प्रयास करते हैं। तो एक तो पहली पहली विशेषता, पहली उपादेयता, पहला महत्व तो ये हो गया कि बड़ा समग्र अगर हमें समझना है तो प्रश्नावली की आवश्यकता पड़ती हो। दूसरी बात ये होती है जब हमें अध्ययन की लागत को कम करना हो कि हम उसमें कम इन्वेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा निष्कर्ष हम उसमें प्राप्त कर सकें। क्योंकि अगर हम कोशिश करें कि हम 2 लाख लोगों तक जाएं और 2 लाख लोगों तक जाकर उनकी जानकारियां, उनकी प्रतिक्रिया को इकट्ठा करें तो ये संभव नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा खर्चीला भी होता है। ऐसी स्थिति में जब हम एक छोटा सा समंक ले लेते हैं, छोटा सा उसका निदर्श ले लेते हैं, तो उस निदर्श का अध्ययन करके उस पूरे समग्र का अनुमान हम लगा लेते हैं, तो हमारा पैसा भी कम खर्च होता है और समय भी कम खर्च होता है। एक खासी ये होती है। तीसरी बात ये होती है कि जो टारगेट समूह है हमारा, जिसकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहते हैं, अगर उसकी प्रतिक्रिया दर अच्छी हो, अर्थात उत्तरदाता शिक्षित हो, साक्षर हो,
तो उसकी अभिवृत्ति को जानने के लिए हमें प्रश्नावली का निर्माण करना पड़ता है और उस प्रश्नावली के माध्यम से ऐसे समूह की प्रवृत्ति को, ऐसे समूह की प्रतिक्रिया को जानने का प्रयास किया जाता है। दूसरी बात ये होती है कि हमें शोध का जो प्रबंधन होता है या जो तथ्यों का जो प्रबंधन होता है उसमें आसानी की आवश्यकता जब महसूस होती है तो हम प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। और जब शोध अध्ययन को आसान बनाना हो, हमें जल्दी और आसानी से प्राथमिक स्रोतों से आंकड़े मिल जाएं, प्राथमिक स्रोतों से डाटा मिल जाए, तो हम प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। और जब हम सामान्य उत्तर को संतोषजनक समझना चाहते हैं तो प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। प्रश्नावली में सामान्यतः 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं या 3 प्रकार की जानकारियां हम प्रश्नावली के अंतर्गत समाहित करते हैं। पहली तो जानकारी होती है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, अर्थात जनांकिकीय जानकारी, जिससे हम उस साक्षात्कारकर्ता की पहचान करते हैं, जिससे हम साक्षात्कार, जिसका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, हम उसके संबंध में पहले जानना चाहते हैं कि उसकी आयु क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसका आय वर्ग क्या है, आय का स्तर क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है। तो ये जनांकिकीय संरचना हम जानते हैं कि जो हमारा टारगेट है, अगर हम 300 लोगों का समग्र चुनते हैं, 300 लोगों का अगर प्रादर्श चुनते हैं, तो हम उस 300 लोगों के पास जाएंगे और उनके संबंध में प्रारंभिक जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो ये है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारियां उत्तरदाता के संबंध में इकट्ठा करना। दूसरी जो जानकारी होती है वो सब्सटैंटिव इंफॉर्मेशन होता है, यानी मौलिक जानकारी, मूलभूत जानकारी। मूलभूत जानकारी क्या होती है? मूलभूत जानकारी हमारे अध्ययन के विषय से संबंधित होती है, जिस विषय को हमने चुना है। जैसे अगर किसी गांव की महिलाओं की राजनैतिक जागरूकता का आप अध्ययन करना चाहते हैं, या किसी पंचायत में महिलाओं के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक सहभागिता का आप अध्ययन करना चाहते हैं, तो हम उससे संबंधित मूलभूत प्रश्नों को उसमें रखते हैं और उन प्रश्नों का जवाब उनसे पूछते हैं कि उनकी सहभागिता का स्तर क्या है, सहभागिता वास्तव में क्या होती है, सहभागिता किस प्रकार की होती है, कैसी सहभागिता वो करते हैं। तो ये चीजें हम उसमें जानते हैं। तो ये सब्सटैंटिव इंफॉर्मेशन होता है, मूलभूत विषय पर केंद्रित जानकारी होती है, ये उसमें देखा जाता है। और इसके अलावा फिर अतिरिक्त जानकारियां, अगर हमको लगता है कि हमारी शोध समस्या के अनुसार या शोध समस्या के अनुरूप कुछ और जानकारियां संकलित करने की आवश्यकता है, तो हम उन जानकारियों को प्रश्नावली में समाविष्ट करते हैं। तो इस तरह से प्रश्नावली में 3 प्रकार की जानकारियां हो गई, जनांकिकीय जानकारियां हो गई, और मूलभूत जो हमारे विषय से संबंधित जानकारियां हो गई, और अतिरिक्त जानकारियां अगर हमको लगता है कि हमें उस जानकारी की आवश्यकता है तो हम उन जानकारियों को प्राप्त करते हैं। ब्लैक और चैंपियन ने 4 महत्वपूर्ण पहलू बताए हैं प्रश्नावली के। 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। जब हम प्रश्नावली बनाना शुरू करें, या सबसे पहले तो हम अपना अध्ययन का विषय चुन लेते हैं, हम अपना निदर्श तय कर लेते हैं, और निदर्श करने के पश्चात फिर हम प्रश्नावली बनाना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले ब्लैक और चैंपियन के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें उन परिस्थितियों की पहचान करना चाहिए जिनके लिए प्रश्न सबसे उपयुक्त हो। हमें ये जानना है कि क्या हम प्रश्नावली के माध्यम से ही सही आंकड़े और सही तथ्य इकट्ठा कर सकते हैं? क्या हमारी आवश्यकता के अनुरूप सूचनाएं प्रश्नावली के माध्यम से मिल सकती हैं? तो सबसे पहले तो हम इस बात की पहचान करें कि हम किन किन चीजों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ये हमारे दिमाग में पहले होना चाहिए। इसके बाद जब हम प्रश्नावली बनाने में आगे बढ़ते हैं, तो ये देखना चाहिए कि हम प्रश्नावली से क्या फायदा प्राप्त कर सकते हैं, क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में हमको विचार विमर्श करना चाहिए कि क्या प्रश्नावली से सही निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। जिस शोध समस्या का चुनाव हमने पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए किया है, उसमें प्रश्नावली एक अच्छा उपकरण होगी, ये हमको दिमाग में अपने रखना होगा। और फिर हमें समझना होगा कि प्रश्नावली निर्माण के अलग अलग आयाम क्या है, अलग अलग तरीके क्या है, कैसे हम प्रश्नावली बनाते हैं, और फिर अलग अलग प्रकार की जो प्रश्नावलियां होती हैं उनमें क्या अंतर होता है। अभी हम लोग चलेंगे आगे तो पढ़ेंगे कि प्रश्नावली कितने, बहुत सारे प्रकार होते हैं प्रश्नावली के उन प्रकारों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि अलग अलग तरह की जो प्रश्नावली होती है उसमें क्या क्या अंतर होता है। तो इसे भी हमें समझना है।
तो 4 बातें हमको प्रश्नावली बनाते समय समझना चाहिए। पहली बात, परिस्थितियां जहां पर प्रश्नावली हमें लागू करना है। दूसरी बात, प्रश्नावली लागू करने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, उस पर हमें विमर्श करना चाहिए। तीसरी बात, प्रश्नावली किन आधारों पे बनती है, प्रश्नावली बनाने के आयाम क्या है, उसको समझना चाहिए। और चौथी बात, अलग अलग तरह की जो प्रश्नावली होती है उसमें क्या क्या अंतर है, क्या डिफरेंस पाया जाता है, इसको हमें समझना चाहिए। ये ब्लैक और चैंपियन ने प्रश्नावली बनाने के पूर्व जो सावधानियां हैं उसके बारे में उन्होंने कहा है। प्रश्नावली की विशिष्टताएं क्या होती हैं, लगभग आप सभी इन विशिष्टताओं से परिचित हैं। मैं एक बार संक्षेप में दोहरा सकता हूं, पूर्व में भी हमने आपसे चर्चा किया था इनके बारे में। पहली चीज यह प्राथमिक स्रोत से डाटा संग्रह करने का अप्रत्यक्ष साधन है। अप्रत्यक्ष साधन क्यों है? अप्रत्यक्ष साधन इसलिए है क्योंकि प्रश्नावली आप बाई पोस्ट भेजते हैं और आप जो हैं प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदाता का साक्षात्कार नहीं करते। उत्तरदाता स्वतंत्र होता है प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, वहां पे प्रश्नकर्ता उपस्थित नहीं होता है, तो इसलिए यह अप्रत्यक्ष स्रोत है। तो प्राथमिक तरीके से तथ्य संकलन का यह अप्रत्यक्ष स्रोत है। पहली बात तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी बात ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इसे हम डाक के द्वारा भेजते हैं या कभी कभी हम स्वतः जाते हैं और जितने जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं, जो जिनसे अगर हमारा उनसे संपर्क हो सकता है, तो हम उनको बांट देते हैं या किसी दूसरे माध्यम से उनको बंटवा देते हैं कि आप इस प्रश्नावली का अध्ययन करें और अध्ययन करने के पश्चात जो अपेक्षित उत्तर हैं वो उत्तर हमें प्रदान करने कस करें। तीसरी बात क्या होती है कि उत्तरदाता खुद प्रश्नावली को भरता है, वहां पे प्रश्नकर्ता नहीं रहता है। ये उसकी स्वतंत्रता पर निर्भर करता है कि वो प्रश्नों को कैसे भर रहा है। और चौथी बात यह है कि अगर हमारा जो टारगेट समूह है जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं वो शिक्षित है, तभी हम प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। अर्थात अशिक्षित व्यक्ति है तो प्रश्नों को समझ नहीं पाएगा, और क्योंकि प्रश्नावली उसे ही भरना है तो वो किसी दूसरे से पढ़वा भी नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए ही प्रश्नावली प्रविधि का प्रयोग किया जाता है अध्ययन के एक उपकरण के रूप में। उसकी बात चौथी बात, पांचवी विशेषता क्या है इसकी? पांचवी विशेषता यह है कि प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्नों को तार्किक और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। हम जब प्रश्नों को लिख लेते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होता, हमें हम हमारा क्लियर कट कंसेप्ट होता है कि हमें किस प्रश्न का उत्तर चाहिए, कौन सा प्रश्न उत्तरदाता के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है, उसका उत्तर हमें क्या मिलेगा। अब हम प्रश्नावली के प्रकार की बात करते हैं। प्रश्नावली अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार की प्रश्नावली बताई है। जैसे लुंडबर्ग, लुंडबर्ग क्या कहते हैं, उन्होंने दो तरह की प्रश्नावली बताया। एक तो क्वेश्चनायर ऑफ फैक्ट, जब हम जिसको तथ्य प्रश्नावली कहते हैं, जब हम अपने विषय अपनी शोध समस्या से संबंधित तथ्यों की जानकारी एकत्र करना चाहते हैं तो उसे हम तथ्य प्रश्नावली कहते हैं। और दूसरा है क्वेश्चनर ऑफ फैक्ट्स एंड एटीट्यूड्स। दोनों चीजें हमें, एक तो डाटा, तो एक तो फैक्ट की वास्तविकता क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, तो फैक्ट को हमें इकट्ठा करना है। जैसे हम सवाल करते हैं कि आपके यहाँ आपके गांव में लोगों के पास शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं है, तो ये फैक्ट हो गया, तथ्य है। जिनके पास शौचालय है वो कह देंगे हाँ, जिनके पास नहीं है वो कह देंगे नहीं। दूसरा है मनोवृत्ति प्रश्नावली या अभिवृत्ति प्रश्नावली। अभिवृत्ति का मतलब होता है आपकी मनोवृत्ति हम जानना चाहते हैं कि आपका विचार क्या है। जैसे आप प्रश्न करते हैं कि क्या गांव में प्रत्येक घर में शौचालय होना चाहिए, तो अब उनकी अभिवृत्ति क्या है, वो क्या उत्तर देना चाहते हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ये अभिवृत्ति प्रश्नावली जाती। तो एक में तो हम ठोस तथ्य, ठोस आंकड़े जानना चाहते हैं और दूसरे में हम व्यक्ति की मनोवृत्ति को जानना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर सवाल करते हैं कि वर्तमान जो राज्य सरकार है इसकी आर्थिक नीति के संबंध में आप क्या जानते हैं, तो अब ये क्या है, अभिवृत्ति है। या इसकी लोकप्रियता के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, तो ये उनकी अभिवृत्ति है, हम इसको जानना चाहते हैं। और फैक्ट का मतलब होता है जो यथार्थ है, जो वस्तु स्थिति है, तो उसको जानना चाहते हैं। तो लुंडबर्ग के अनुसार क्वेश्चनर ऑफ फैक्ट और क्वेश्चनर ऑफ फैक्ट और एटीट्यूड, यानी तथ्य और अभिवृत्ति दोनों जब हम जानना चाहते हैं तो उसको तथ्य और अभिवृत्ति प्रश्नावली कहा जाता है। पीबी यंग ने भी दो तरह की प्रश्नावली बताई हुई है, एक तो संरचित प्रश्नावली और एक असंरचित प्रश्नावली।
स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। संरचित का मतलब होता है जिसको हम लिपिबद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं, अर्थात लिखते हैं, जिसको हम एक डॉक्यूमेंट, एक प्रलेख के रूप में, एक अभिलेख के रूप में संधारित करते हैं। और दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड, जिसकी हमने संरचना, मानकों पर संरचना नहीं की है, एब्रप्टली या रैंडम बेसिस पे, ऐसे ही सामान्य तरीके से जब हम प्रश्न करते हैं, बिना किसी संरचना के, संरचनात्मक ढांचे में प्रश्नों को नहीं रखा जाता है। तो ये दो तरह की प्रश्नावली हो गई। संरचित माने निश्चित प्रारूप में प्रश्नों की सूची को तैयार करना, असंरचित माने निश्चित प्रारूप में प्रश्नों की सूची तैयार ना करना। हम एब्रप्टली, आकस्मिक तौर पे प्रश्न बनाते हैं और प्रश्न का जवाब उत्तरदाता से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये दो प्रकार की प्रश्नावली पीवी यंग ने बताई। तो इस तरह से चार तरह की प्रश्नावली हो गई। क्वेश्चन आ रहा फैक्ट, तथ्य प्रश्नावली, जिसमें हम ठोस यथार्थ को जानना चाहते हैं, फैक्ट को जानना चाहते हैं। और दूसरा है तथ्य और अभिवृत्ति प्रश्नावली, जिसमें हम तथ्य तो समझना ही चाहते हैं, साथ ही साथ लोगों का दृष्टिकोण, उनका अप्रोच को मीजर करना चाहते हैं, उनके दृष्टिकोण को मापना चाहते हैं कि उनका दृष्टिकोण इसके संबंध में क्या है। फिर स्ट्रक्चर्ड है, जिसकी संरचना हम लिपिबद्ध रूप में करते हैं, एक निश्चित फॉर्मेट में, एक निश्चित प्रारूप में, जिसको हम लिखते हैं। और असंरचित है, जिसकी रचना हम किसी निश्चित प्रारूप में नहीं करते। इसके अलावा और भी प्रकार की प्रश्नावली होती है। खुली प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली का मतलब होता है जिसमें उत्तरदाता उत्तर देने के लिए स्वतंत्र हो, अर्थात हमने उसको विकल्पों में बांधने की कोशिश नहीं की है, हमने उसको चॉइस नहीं दिया हुआ है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे उदाहरण के लिए क्या है, महाविद्यालय में शोध प्रविधि की कक्षाओं के संबंध में आपका दृष्टिकोण क्या है। अब ये खुला है, इसमें आप अपने हिसाब से जो आपकी समझ में आए आप वो लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको मोल्ड कर दें, इसमें विकल्प दे दें, इसमें चॉइस दे दें, तो वो बंद प्रश्नावली हो जाती है। यानी आप अपनी तरफ से, आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं वर्तमान सरकार के प्रदर्शन के संबंध में आपकी क्या राय है, तो अब ये खुली प्रश्नावली हो गई, आपने खोल दिया, विकल्प खोल दिया, और आप बहुत सारी चीजें बता सकते हैं कि आर्थिक नीतियां बहुत अच्छी हैं, शिक्षा की नीतियां बहुत अच्छी हैं, दूसरे जो कार्य सरकार कर रही हो नीतियां उसकी बहुत अच्छी हैं। तो ये खुला है, जिसमें चॉइस ओपन। तो ओपन प्रश्नावली क्या है, जिसमें उत्तरदाता अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए स्वतंत्र होता है, अर्थात उसे विकल्पों में बांधा नहीं जाता है, उसको खुली प्रश्नावली कहते हैं। अब बंद प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली होता है जिसमें आपको विकल्प दे दिया जाता है। जैसे यही प्रश्न हम फिर से दोहराने की कोशिश करते हैं, आपको उदाहरण देते हैं कि वर्तमान सरकार की के प्रदर्शन के संबंध में आपकी राय है, या आपकी क्या राय है, ठीक है ना। अब आप उसमें लिखेंगे बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य और घटिया। तो अब आप बंध गए, अब आपकी जो प्रश्नावली है बंद हो गई, अब आप आगे नहीं जा सकते, तो इसको हम बंद प्रश्नावली कहते हैं। इसी तरह से चित्रमय प्रश्नावली होती है, पिक्टोरियल, हम चित्र बना देते हैं और चित्रों के माध्यम से हम प्रश्न रखते हैं और उन चित्रों के आधार पर आप उत्तरदाता जो है उत्तर देता है। तो उसको हम चित्रमय प्रश्नावली, पिक्टोरियल क्वेश्चनायर कहते हैं, कि चित्रों के माध्यम से एक चित्र बना दिया गया और उस चित्र से संबंधित बहुत सारे प्रश्न लिखे गए और उन प्रश्नों का उत्तर जब आपसे अपेक्षित होता है तो वो चित्रमय प्रश्नावली होती है। इसी तरह से मिक्स्ड, मिश्रित प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली सभी प्रकार की होती है, अर्थात इसमें ओपन क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बंद क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पिक्टोरियल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो जो मिश्रित प्रश्नावली है ये सभी को अपने में समाहित करती है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की प्रश्नावली हो जाती है, जैसा कि लुंडबर्ग ने कहा और उसके बाद फिर पीबी यंग ने कहा, और फिर ये इतनी प्रकार की प्रश्नावली हो गई। तो कुछ विद्वानों के अनुसार ये प्रश्नावली के विविध प्रकार हैं और इस तरह की प्रश्नावली का प्रयोग हम करते हैं जब हम शोध कार्य को अंजाम देते हैं। अब बहुत प्रकार के अन्य प्रश्न होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप इसको कॉपी में नंबर के रूप में लिख सकते हैं। प्रश्नों के प्रकार, 4 आधारों पर हम अपनी प्रश्नावली में प्रश्नों को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं और वो 4 प्रकार के प्रश्न प्रश्नावली के अंतर्गत आ जाती है। पहला जो प्रकार है, वांछित जानकारी की प्रकृति के आधार पर, अर्थात आप क्या जानना चाहते हैं।
जो जानकारी आप चाहते हैं उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, प्राथमिक प्रकार का है, द्वितीयक प्रकार का है या तृतीयक प्रकार का है। प्राथमिक प्रकार की प्रश्नावली का मतलब होता है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, या जो शोध विषय से सीधे संबंधित हो। जैसे अगर आप परिवार का अध्ययन करता किसी परिवार का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं आपके परिवार में निर्णय कौन लेता है, तो ये प्राथमिक है। सीधे सीधे वो व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है जो निर्णय निर्माण में सहभागिता करता है, तो ये प्राथमिक है। द्वितीयक जो प्रश्नावली होती है ये अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होती है। जैसे हमने इसी प्रश्न को फिर से घुमा दिया और हमने आपसे कहा कि क्या पारिवारिक निर्णयों में आप सहभागी होते हैं। पहली बात तो ये हो गई, कौन निर्णय लेता है तो प्राथमिक हो गया। उसके बाद आप सहभागी होते हैं, द्वितीयक हो गया, ये अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है। इसी तरह से तृतीयक प्रश्नावली होती है। तृतीयक प्रश्नावली जो उसकी तुलना में कम महत्वपूर्ण होती है और जिसमें हम गहराई से किसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए तृतीयक प्रश्नावली को दो भागों में बांटा गया, पैडिंग क्वेश्चंस और प्रोब क्वेश्चंस, सुखद प्रश्न और नुकीले प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो सामान्य रूप से जो जानकारियां हम प्राप्त कर रहे हैं उसको सप्लीमेंट करती हैं, या पूरक जानकारी, आप कह सकते हैं पूरक जानकारी। ठीक है, कि एक जानकारी हमने प्राप्त किया और उसके बाद फिर हमने उसी से जुड़ी हुई एक और जानकारी दे दिया, उसको हमने कोशिश करने की प्राप्त करने की कोशिश की। और नुकीले प्रश्न क्या होते हैं? नुकीले प्रश्न होते हैं जिनको हम बहुत गहराई से जाके, अर्थात बहुत गहराई से जाके आपके अंदर की बात निकालना चाहते हैं, तो वो उसको हम नुकीले प्रश्न कहते हैं या प्रोब क्वेश्चंस कहते हैं। तो पैडिंग माने जोड़ना, सप्लीमेंट करना, कि जो प्रश्न हमने किया उस प्रश्न से जुड़ा हुआ हम और प्रश्न करना चाहते हैं, तो वो साधारण प्रश्न हो गया या सुखद प्रश्न हो गया। नुकीले प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो हम आपके अंदर की बात को जानना चाहते हैं, बहुत गहराई से छानबीन करना चाहते हैं, तो वो नुकीले प्रश्न हो गए। तो इस तरह से वांछित जानकारी की प्रकृति के आधार पर तीन प्रकार के प्रश्न होते हैं। प्राथमिक प्रश्न जो विषय से सीधे जुड़े हुए होते हैं और जो सर्वाधिक महत्व के होते हैं, द्वितीयक प्रश्न जो अपेक्षाकृत कम महत्व के होते हैं, और तृतीयक प्रश्न जो सप्लीमेंट का काम करते हैं, जो पूरक का काम करते हैं। इसमें दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न जो सामान्य जानकारी से संबंधित होते हैं, इसको हम सुखद प्रश्न कहते हैं, और ऐसे प्रश्न जो बहुत गहन छानबीन से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, जिनको हम नुकीले प्रश्न कहते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा जो प्रश्न है स्वतंत्र उत्तर के आधार पर, कि जिसमें आपको उत्तर देने की आजादी हो, उत्तर देने की स्वतंत्रता हो। तो इस प्रकार के प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, समृद्धोत्तर और मुक्तोत्तर। अब इसकी हिंदी आपकी समझ में ना आ रही होगी, मैं जानता हूं। समृद्धोत्तर का मतलब होता है ओपन क्लोज्ड इंडेड, अर्थात बंद प्रश्नावली, जिसकी बात अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे, बंद प्रश्न। और मुक्तोत्तर माने मुक्त प्रश्न, खुले प्रश्न। तो बंद प्रश्न आप जानते हैं, बंद प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिसमें हम उत्तरदाता के सामने कुछ विकल्प रखते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि उत्तरदाता उन विकल्पों के माध्यम से अपना उत्तर दे। जैसे आप कहते हैं कि विश्वविद्यालयीन अध्यापन व्यवस्था के प्रति आपकी राय क्या है, तो फिर विकल्प दे दिया संतुष्ट, दूसरा विकल्प दे दिया असंतुष्ट, और विकल्प दे दिया आंशिक रूप से संतुष्ट, फिर विकल्प दे दिया आंशिक रूप से असंतुष्ट। तो ये विकल्प हमने दे दिया। विकल्प देने का अर्थ होता है कि आपके पास चॉइस नहीं है, आप बंद हो गए, तो उसको हम कहते हैं समृद्धोत्तर, अर्थात जो बंद प्रश्न होता है। आप जो है नोट कर लें, समृद्धोत्तर नहीं, आपकी हिंदी आप समझ ना पाएंगे। तो समृद्धोत्तर का मतलब होता है बंद प्रश्न, अर्थात ऐसा प्रश्न जो बंद हो गया, आप उसके आगे आप नहीं जा सकते। मुक्तोत्तर माने खुला प्रश्न, जिसमें उत्तरदाता के पास कोई भी विकल्प नहीं होता है। उत्तरदाता अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी अभिरुचि के अनुसार और अपनी योग्यता के अनुसार उत्तर दे सकता है, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो ये दो तरह के प्रश्न हो गए स्वतंत्र उत्तर के आधार पर। अब तीसरी बात है वैयक्तिक जानकारी के आधार पर, कि अगर आप व्यक्तिगत जानकारी किसी से प्राप्त करना चाहते हैं तो दो प्रकार के प्रश्न भी हो जाते हैं, प्रत्यक्ष प्रश्न होते हैं और अप्रत्यक्ष प्रश्न होते हैं। तो अभी वैयक्तिक जानकारी, ठीक है, और निर्वैयक्तिक जानकारी। वैयक्तिक जानकारी जो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित है, जैसे उदाहरण के लिए, क्या आप नियमित
ऑनलाइन कक्षा अटेंड करते हैं। अब आपसे, क्योंकि उसमें लिखा है ना क्या आप, तो आपका आपसे जुड़ा हुआ प्रश्न हो गया तो वैयक्तिक प्रश्न हो गया। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि क्या विद्यार्थी नियमित ऑनलाइन कक्षा अटेंड करते हैं, तो ये वैयक्तिक नहीं रह गया, ये बहुत सारे लोगों से जुड़ गया। या क्या विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाएं अटेंड करना चाहिए, तो ये अवैयक्तिक हो गया, निर्वैयक्तिक हो गया। तो ये दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक ऐसा प्रश्न होता है जो व्यक्ति विशेष से संबद्ध होता है, और एक ऐसा प्रश्न होता है जो व्यक्ति विशेष से संबद्ध ना होकर किसी समूह से संबद्ध होता है या सामान्य जन से संबद्ध होता है। तो वैयक्तिक जानकारी के आधार पर दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, वैयक्तिक प्रत्यक्ष प्रश्न या वैयक्तिक प्रश्न, अप्रत्यक्ष प्रश्न या निर्वैयक्तिक प्रश्न। तो इस तरह से भी जब हम प्रश्नावली बनाते हैं तो हमें इन प्रकारों का ज्ञान होना चाहिए, और इन प्रकारों के आधार पर ही हम अपनी प्रश्नावली का निर्माण करते हैं। उत्तर के मापन के आधार पर, उत्तर का मापन की जो जो आप उत्तर आपने दिया आप उसका मापन कर सकें। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले आता है सामान्य, दो या अधिक श्रेणियों में अगर कोई प्रश्न होता है, जैसे कभी कभी आप पूछते हैं स्त्री पुरुष, ठीक है, खान पान, तो ये दो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम, तो ये उत्तर के मापन के आधार पर कि हम आपको कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं, और तुलनात्मक अध्ययन के आधार पे हम सवाल करते हैं, दो विकल्प उसमें दे देते हैं, और या अंतर्निहित विकल्प उसमें दे देते हैं। तो इसको कहते हैं सामान्य, दो या अधिक श्रेणियों में पूछे जाने वाले प्रश्न। उसके बाद क्रम सूचक प्रश्न, जिसकी जानकारी, जिसकी अपेक्षा, जिसके लिए हम क्रम तय कर देते हैं, निर्धारित कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, क्या आप कक्षाओं में उपस्थित नहीं रहते? अब आप उसमें कई विकल्प आपको दे दिया गया। एक विकल्प दिया कभी कभी उपस्थित नहीं रहते, और दूसरा विकल्प दिया प्रायः उपस्थित रहते हैं, तीसरा विकल्प दिया कभी उपस्थित नहीं रहते। तो अब ये क्रम सूचक हो गया, पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम। अब जो क्रम है उस क्रम में से एक क्रम को आप चुनिए और उस पर निशान लगाइए। फिर अंतराल प्रश्न, अंतराल का मतलब होता है गैप। जैसे आपके पारिवारिक आय की स्थिति क्या है, तो आप कहते हैं 0 से 1000, अब बीच में देखिए गैप है, 0 और 1000 के बीच में जो गैप है, 1000 से 10,000 गैप है, 10,000 से 20,000 ये गैप है। तो इस तरह से जो है ये अंतराल प्रश्न इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न है प्रश्नावली के अंतर्गत, जिन प्रश्नों को हम समाहित करते हैं, वो 4 तरह के हो गए। वांछित जानकारी के या वांछित जानकारी की प्रकृति के आधार पर इसमें 3 तरह के प्रश्न हुए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रश्न। स्वतंत्र उत्तर के आधार पर 2 प्रकार के प्रश्न हुए, संवृत्तोत्तर जिसको हम बंद प्रश्न कहते हैं, मुक्तोत्तर जिसको हम मुक्त प्रश्न या खुला प्रश्न कहते हैं। तीसरी है व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर, व्यक्ति विशेष की जानकारी हमको चाहिए। तो एक प्रश्न होता है जो वैयक्तिक होता है, व्यक्ति विशेष से सीधे जुड़ा हुआ होता है, और एक प्रश्न होता है जो व्यक्ति विशेष से सीधे जुड़ा हुआ नहीं होता है, वो अप्रत्यक्ष होता है। तो उत्तर मापन के आधार पर सामान्य, 2 या अधिक श्रेणियों में जब हम विकल्प देते हैं उत्तरों का, तो उसको हम उत्तर मापन के आधार पर प्रश्न बनाते हैं, और फिर क्रम सूचक प्रश्न और अंतराल सूचक प्रश्न। तो इतने प्रकार के प्रश्न होते हैं। प्रश्नावली बनाते समय हमें प्रश्नों के इन प्रकारों को समझना होता है। इसी तरह से कॉन्टिंजेंसी प्रश्न है, आकस्मिक प्रश्न है। आकस्मिक प्रश्न का मतलब होता है कि आपने मूल प्रश्न पूछा, अब आपको आवश्यकता है कि आप जो है उसके साथ एक और क्वेश्चन जोड़ दीजिए, एक और प्रश्न जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे क्या मतदाता सूची में प्रत्येक मतदाता का नाम होना चाहिए, लिख दिया आपने। फिर आपने आकस्मिक प्रश्न, क्या आपका नाम मतदाता सूची में है, तो ये आकस्मिक प्रश्न हो गया कि आपने एक प्रश्न पहले उनसे किया और उसके पश्चात आपको लगा कि दूसरा क्वेश्चन भी उनसे किया जा सकता है, तो आपने आकस्मिक तौर पे दूसरा प्रश्न उनसे कर दिया। तो ये आकस्मिक प्रश्न होता है। इसके बाद फिर फिल्टर प्रश्न होता है, स्पेसिफिक, विशिष्ट, है ना। किसी व्यक्ति से विशिष्ट प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे उन्होंने क्या आप धूम्रपान करते हैं, तो ये विशिष्ट प्रश्न होता है, फिल्टर प्रश्न हो गया कि हम सीधे सीधे व्यक्ति विशेष के ऊपर आ जाते हैं और व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ जो प्रश्न होता है विशिष्ट, उस विशिष्ट प्रश्न को करते हैं। एक प्रश्न होता है डबल बैरल, दुनाली आप कहते हैं इसको, डबल बैरल। दुनाली का मतलब होता है जिसमें 2 प्रकार के उत्तर आ सकते हैं, हाँ भी और नहीं भी।
हाँ भी और नहीं भी, दो प्रकार के। तो ये डबल बैरल क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक मैंने इसमें उदाहरण में लिखा है, क्या आपके कार्यालय में SC ST OBC और महिला के लिए आरक्षण के आधार पर भर्ती की नीति है? अब हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ लोगों को हो सकता है पता हो तो कह दें कि हाँ है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो कह देंगे नहीं है। तो ऐसे प्रश्न जो है डबल बैरल प्रश्न होते हैं, जिसका उत्तर हाँ या नहीं दोनों में आ सकता हो, तो उनको हम डबल बैरल प्रश्न कहते हैं। तो इन प्रकारों को जानना आवश्यक इसलिए है कि जब प्रश्नावली हम बनाने लगते हैं तो हमको इनकी आवश्यकता पड़ती है, इनको जानना। फिर एम्बिगुअस क्वेश्चंस, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो अस्पष्ट होते हैं, जो उत्तरदाता को जल्दी से समझ में नहीं आते हैं, और अच्छी प्रश्नावली के लिए ऐसे प्रश्नों का निर्माण नहीं करना चाहिए। अगर आप एक अच्छी प्रश्नावली बनाना चाहते हैं तो आपको एम्बिगुअस अस्पष्ट प्रश्नों से दूर हटना चाहिए। फिर कॉम्प्लेक्स वर्डिंग क्वेश्चंस, ऐसे प्रश्न जिनके शब्द कठिन हो, कठिन शब्दों से जुड़े हुए प्रश्न अगर हैं तो ऐसे प्रश्नों से भी बचना चाहिए। और एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन, सार प्रश्न या अमूर्त प्रश्न, ऐसा प्रश्न जो है ऐसा प्रश्न जिसका कोई स्वरूप निश्चित ना हो, जिसका कोई स्वरूप तय ना हो। जैसे मैंने उदाहरण में लिखा हुआ है, अपनी पारिवारिक शिक्षा का वर्णन करिए। अब एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते कि शिक्षा का वर्णन करें, किस तरह की शिक्षा का वर्णन करें। तो ये एक क्वेश्चन जो होता है वो सार प्रश्न हो जाता है। तो इस तरह से कई प्रकार के प्रश्न हो गए, और इन प्रश्नों की जानकारी आपको होना चाहिए। मैं उसको अगर आवश्यकता पड़ती है तो दोहरा दूंगा। गाइडलाइंस फॉर क्वेश्चनायर कंस्ट्रक्शन, जब हम क्वेश्चनायर बनाते हैं तो हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती, और हमें यह देखना पड़ता है कि हमें प्रश्न बनाते समय क्या क्या बातें ध्यान रखना है। सबसे पहले विषय, जब आप प्रश्नावली बनाते हैं तो आपको ये आपके ध्यान में होना चाहिए कि प्रश्नावली किसी एक विषय से जुड़ा हुआ है या अनेक विषय से। अगर आपके पास अनेक विषय हैं तो आप उस स्तर की प्रश्नावली बनाएंगे। तो ये एक तो हो गया विषय, इस पर हमें ध्यान देना है प्रश्नावली बनाते समय। दूसरा है आकार, प्रश्नावली का आकार कितना होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, छोटा प्रश्न हमें बनाना है या बड़ा प्रश्न बनाना है। तो जब प्रश्नावली हम जो है बनाना शुरू करें तो हमारे मस्तिष्क में ये बात भी आनी चाहिए कि क्वेश्चंस छोटे होने चाहिए, संक्षिप्त। संक्षेप में जो प्रश्न आप पूछते हैं उन प्रश्नों का सटीक उत्तर आपको प्राप्त होता है। फिर टारगेट क्या है, जो प्रश्न आप बना रहे हैं वो पूरे समूह को संबोधित है या किसी विशिष्ट व्यक्ति को, एक व्यक्ति से सवाल करना चाहते हैं या बहुत सारे व्यक्तियों का समूह है उससे आप सवाल करना चाहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उसके हिसाब से फिर आपको प्रश्न बनाना है। वांछित प्रक्रिया का प्रकार, किस तरह का प्रकार, किस प्रकार का उत्तर आपको चाहिए। आपको बंद उत्तर चाहिए या खुला उत्तर चाहिए या दोनों प्रकार का उत्तर चाहिए। तो अगर आप बंद उत्तर चाहते हैं तो आप उनको जो है विकल्प दे देते हैं। खुला उत्तर चाहते हैं तो आप विकल्प नहीं देते हैं, उत्तरदाता के सामने रास्ता छोड़ देते हैं कि आप अपने हिसाब से अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए अपने उत्तर या अपना जवाब प्रस्तुत करिए। या दोनों तरह चाहते हैं, कुछ ऐसी प्रश्नावली होती है जिसमें बंद प्रश्न भी होते हैं और खुले प्रश्न भी होते हैं। तो दोनों तरह के प्रश्न किसी कुछ ऐसी प्रश्नावली में होते हैं। फिर उसके बाद क्या होती है, ये भी ध्यान आपको रखना है कि जब आप प्रश्नावली बना रहे हों तो आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए कि आप प्रश्नावली भेजेंगे कैसे, बाय पोस्ट भेजेंगे या किसी अन्य माध्यम से भेजेंगे। ये प्रश्न भी आपके दिमाग में होना चाहिए जब आप प्रश्नावली बनाते हैं। तो ये मैंने कुछ मार्गदर्शक बताए, कुछ मार्गदर्शक हैं। इन मार्गदर्शक प्रश्नावली बनाते समय इन मार्गदर्शक सिद्धांतों को प्रत्येक शोधार्थी और प्रत्येक विद्यार्थी को ध्यान रखना होता है। प्रश्न विषय एक विषय से संबद्ध है या अनेक विषय से, प्रश्न का आकार क्या हो, प्रश्न किन लोगों से पूछा जाना है, उत्तरदाताओं से किस प्रकार की प्रतिक्रिया आप चाहते हैं। खुली प्रतिक्रिया चाहते हैं तो खुला प्रश्न बनाइए, बंद प्रतिक्रिया चाहते हैं तो विकल्प दे दीजिए, दोनों प्रकार की प्रतिक्रिया चाहते हैं दोनों तरह के प्रश्न बनाइए, और फिर आप उसको कैसे भेजेंगे। ये जानना इसलिए जरूरी होता है कि अगर आपको बाई पोस्ट भेजना है तो आप अपने प्रश्नों को सीमित रखते हैं। अगर कई पेजेस में, कई पन्नों में अपने प्रश्न आप बनाते हैं तो उसको सहज तरीके से लोगों के पास भेज भी नहीं पाते, और सभी प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे इसके संबंध में भी आप निश्चित नहीं रहते। तो ये इंपॉर्टेंट है। अर्ल बेबी ने कुछ गाइडलाइंस बताए हैं प्रश्नावली बनाते समय, और उन गाइडलाइंस का अनुसरण प्रत्येक विद्यार्थी को करने की कोशिश करनी चाहिए। पहली बात, प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए।
प्रश्न में ये बात दिखाई पड़नी चाहिए कि वास्तव में प्रश्नकर्ता उत्तरदाता से क्या चाहता है, क्या जानना चाहता है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो और अगर प्रश्न अस्पष्ट है तो उत्तर भी अस्पष्ट मिलेंगे और फिर आप सही निष्कर्ष किसी भी समस्या के संबंध में नहीं निकाल सकते। जैसे उदाहरण एक लिखा हुआ है, कश्मीर के लिए प्रस्तावित शांति योजना के विषय में आप क्या सोचते हैं? ठीक है, सीधा प्रश्न है कि कश्मीर के संबंध में जो जानकारी आप रखते हैं आप उसमें बताइए। केवल शांति योजना के संबंध में आपको बताना है, दूसरी चीजों पर आपको फोकस नहीं करना है। अर्ल बेबी ने दूसरा जो मार्गदर्शक बताया वो ये बताया कि प्रश्न औचित्यपूर्ण होना चाहिए, अर्थात आपका जो विषय है उसकी मांग के अनुसार प्रश्न होना चाहिए। पता चला आपकी शोध समस्या कुछ है और प्रश्न आप कुछ पूछ रहे हैं, तो प्रश्न सदैव आपकी शोध समस्या से, आपके टॉपिक से संबद्ध होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। फिर प्रश्न संक्षिप्त होने चाहिए, हर एक प्रश्न को संक्षिप्त में पूछना चाहिए। बहुत प्रश्न अगर विस्तारित हो जाता है तो उत्तर उसका सही नहीं मिलता है। तीसरी बात, नकारात्मक प्रश्नों से बचना चाहिए, निगेटिव क्वेश्चन। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, भारत को पड़ोसी राज्यों की राजनीति में दखल नहीं देना चाहिए, तो ऐसे निगेटिव क्वेश्चंस जो हैं, ऐसे प्रश्नों को प्रश्नावली के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करना चाहिए। ये अर्ल बेबी का कहना है। और इसके बाद अर्ल बेबी क्या कहते हैं, उत्तरदाता प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो। ये भी देखना है कि आपके उत्तरदाता का स्टेटस क्या है, उसका एजुकेशनल स्टैंडर्ड क्या है। अगर हाई एजुकेशनल स्टैंडर्ड है तो आप उस तरह के प्रश्न रखेंगे, लो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है तो आप इस तरह से प्रश्न रखेंगे जिससे उत्तरदाता को समझ में आ जाए और उत्तरदाता आपके प्रश्न का सटीक जवाब दे सके। फिर उत्तरदाता प्रश्नों का उत्तर देने के प्रति जिज्ञासु भी हो। अगर आप किसी सवाल करें तो उसकी इच्छा भी हो, वो जो है रिस्पॉन्ड करे। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो आप चाहे जितनी अच्छी प्रश्नावली बनाए, उस प्रश्नावली कोई अर्थ नहीं होता। तो अर्ल बेबी के अनुसार इतने महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हैं प्रश्नावली बनाते समय, इसका ध्यान होना चाहिए। प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए, प्रश्न औचित्यपूर्ण होना चाहिए, प्रश्न संक्षिप्त होना चाहिए, नकारात्मक प्रश्न नहीं होना चाहिए, पक्षपात पूर्ण शब्दावली का प्रयोग नहीं, बायस, आप किसी एक तरफ झुके हुए हैं ऐसा जो है प्रश्न नहीं होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। ठीक है, उत्तरदाता समझ जाए प्रश्न, इस तरह का प्रश्न होना चाहिए। उत्तरदाता के अंदर प्रश्न का उत्तर देने की जिज्ञासा पैदा हो जाए, इस प्रकार से प्रश्न होना चाहिए। और भी गाइडलाइंस हैं जिसके बारे में हम लोगों ने सामान्य चर्चा की थी। जब हम प्रश्न बनाने चलते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें दिमाग में रखना पड़ता है। जैसे लेंथ ऑफ क्वेश्चन है, प्रश्नावली का आकार। प्रश्नावली का आकार क्या है, कितनी बड़ी प्रश्नावली आप बनाना चाहते हैं, 40 प्रश्न रखना चाहते हैं कि 100 प्रश्न रखना चाहते हैं कि 60 प्रश्न रखना चाहते हैं, तो ये प्रश्नावली का आकार है। फिर प्रतिक्रिया, जो आप उत्तर लिखें उस उत्तर के लिए स्थान आपके पास निर्दिष्ट होना चाहिए। आप चाहे ब्रैकेट बना के छोड़ दें, चाहे आप गोला बना के छोड़ दें, चाहे आप बॉक्स बना के छोड़ दें। अभी आगे चल के मैं आपको उदाहरण दिखाता हूं कि कैसे आपको स्थान छोड़ना होता है। फिर अवॉइड एब्रिविएशंस, संक्षिप्त शब्दों के प्रयोग से बचे। कल भी हमारी आपकी इसके पहले परसों भी हमारी आपकी चर्चा हुई थी। संक्षिप्त शब्द का मतलब होता है, अगर आप एमए शब्द लिखते हैं तो एमए जरूरी नहीं कि सारा उत्तरदाता एमए को समझ रहा हो, या आप जो है जीएसटी शब्द लिख देते हैं तो जरूरी नहीं कि जीएसटी शब्द सामान्य उत्तरदाता समझे। तो इसलिए जो है एब्रिविएशन यानी संक्षिप्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इसके बाद उचित निर्देश भी अंकित होना चाहिए। आप निर्दिष्ट करें, कृपया रिक्त स्थान में निशान हाँ या नहीं के सामने निशान लगाइए। तो जो भी आप कहें, जो आप जानना चाहते हैं उसका निर्देश उसमें होना चाहिए। ब्रांचिंग ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस की ब्रांचिंग होनी चाहिए, शाखा अलग अलग, यानी एक प्रश्न से कितने प्रश्न फूटते हैं। अगर एक प्रश्न आपने किया तो उसके दूसरे जो पूरक प्रश्न होते हैं वो पूरक प्रश्न भी उसमें दिए जाने चाहिए। तो ये क्या होता है बेटा, प्रश्नावली जब हम तैयार करते हैं तो उस समय हमको विशेष रूप से ये चीजें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी प्रश्नावली कैसे बनेगी, उसका आकार क्या होगा, उसका उसके प्रश्नावली के अंतर्गत हमने प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए स्थान। अगर कोई प्रश्न आप मुक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं तो एक लाइन या 2 लाइन आपको छोड़ना पड़ता है कि उस एक लाइन या 2 लाइन में उत्तरदाता अपने प्रश्न को लिख सके। जितने जगह की आवश्यकता हो उतनी जगह आपको छोड़नी चाहिए। तो प्रश्नों की शाखाएं बनाना, एक प्रश्न से कई प्रश्न उभर सकते हैं। तो उन प्रश्नों, जैसे हमने इसके पहले उदाहरण में आपको बताया भी था कि क्या आप खेल में रुचि रखते हैं,
हाँ या नहीं। अब उत्तरदाता ने निशान लगा दिया हाँ, तो अब आप दूसरी ब्रांच उसकी तय कर सकते हैं। आप किस खेल में रुचि रखते हैं? तो उसने कहा फुटबॉल। फिर आप फुटबॉल की किसी प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस की ब्रांचिंग की जाती, बांटा जाता है। और फिर प्रतिक्रिया कैसे दी जानी है, ये भी बहुत जरूरी चीज है कि किस रूप में प्रतिक्रिया देंगे। तो अभी हम आगे जब चलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि प्रतिक्रिया देने का तरीका क्या होता है, कैसे प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं, कैसे प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाती हैं प्रश्नावली के दौरान। अब जो पहली बात हमने, पहला मार्गदर्शक आपको मैंने बताया था कि प्रश्नावली का आकार कितना हो। इतनी बड़ी प्रश्नावली बनाएंगे, 40 प्रश्नों की होगी, 60 प्रश्नों की होगी, ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है शोधार्थी की इच्छा पर। आप क्या जानना चाहते हैं? आप अगर बहुत सारी चीजें जानना चाहेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको बनाने ही पड़ेंगे। और अगर आप सीमित प्रश्नों के उत्तर से अपना काम चला लेंगे तो आप सीमित प्रश्न बनाएंगे, कम प्रश्नों से आपका काम चल जाएगा। तो ये इस पर निर्भर करता है कि शोधार्थी क्या जानना चाहता है, या आंकड़ों को विश्वसनीय बनाने के लिए किन चीजों को जानने की आवश्यकता है। मतलब जो जानकारी आपको चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इन चीजों को जानने की आवश्यकता है। फिर अध्ययन की प्रकृति कैसी है, जो आप अध्ययन कर रहे हैं उसका स्वरूप क्या है। अगर उसका स्वरूप समाज से जुड़ा हुआ है, अगर आप मतदान व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, तो सामान्यतः क्या होता है, बहुत सारे प्रश्न उसमें आते हैं, तो उसमें उस तरह की प्रश्नावली थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो ये भी महत्वपूर्ण है प्रश्नावली को समझने के लिए, प्रश्नावली का आकार क्या हो। फिर आपके पास समय कितना है, अगर बहुत समय है तो बड़ी प्रश्नावली बना सकते हैं, कम समय है तो छोटी प्रश्नावली बनाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान देना है। उत्तरदाता कितने समय में एक प्रश्न का उत्तर दे सकता है, इसका भी अनुमान शोधार्थी के पास होना चाहिए कि किसी प्रश्न का उत्तर देने में उत्तरदाता 5 मिनट लेता है, या 2 मिनट लेता है, या 1 मिनट लेता है। अगर ज्यादा समय लेता है तो फिर आपको छोटी प्रश्नावली बनानी पड़ेगी, नहीं तो बहुत सारा समय आपका सर्वे में लग जाएगा, और फिर आप निष्कर्ष तक या उसका प्रतिवेदन लेखन तक आप पहुंचते पहुंचते आपका समय काफी गुजर चुका होगा। फिर संसाधन क्या आपके पास है, अगर आपके पास साधन है, पर्याप्त साधन है, ह्यूमन रिसोर्स है कि जैसे हमें बहुत सारे लोग हैं, तो फटाफट प्रश्नों को इकट्ठा कर लेंगे और फटाफट उसे मास्टर चार्ट तैयार कर लेंगे और उसका टेबुलेशन कर लेंगे, कोडिंग डिकोडिंग कर लेंगे। अगर इतने मानव संसाधन आपके पास हैं तो बात अलग है। फिर उत्तरदाताओं की मनोवृत्ति और शोध समस्या के संबंध में प्रतिक्रिया के उत्तर देने में उनकी अभिरुचि कितनी है। उत्तरदाता की मनोवृत्ति क्या है, कैसा उत्तरदाता उत्तर देना चाहता है या नहीं दे। कुछ उत्तरदाता ऐसे होते हैं जो आपको उत्तर ही नहीं देते, आपको परेशान किए रहते हैं और आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, और खास तौर पे प्रश्नावली में तो ऐसा होता है कि आप ऑनलाइन प्रश्नावली आजकल लोग भेजने लगे, और ऑनलाइन जो प्रश्नावली है वो मेल में ही पड़ा रह जाता है, हम उसको निकालने की ही कोशिश नहीं करते, या हमको लगता है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो हम उसको देखते ही नहीं है, और इस तरह से बहुत सारा समय लगता है। अब ये प्रतिक्रिया के लिए स्थान, अगर आपको प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए करना है तो उसके लिए स्थान है। और अब मैं अपनी बात को बंद करना चाहता हूं, क्योंकि महेश सर आ गए हैं और आगे अपनी कक्षा हो इसी प्लेटफॉर्म पे, जूम प्लेटफॉर्म पे लेंगे। अब इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि इसके पहले की जो बातें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। और कल जो है हम आपसे क्वेरी भी करेंगे और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए